हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फैल्कन से मिलने के लिए वेंजे आया होता है। वेंजे बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे मास्टर ने भेजा है। मास्टर कह रहे थे कि तुम्हें यांजिंग जाना है और आपसे गौतम सिटी को मैं संभाला करूंगा। साथ ही वेंजे सोच रहा होता है कि अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से मैं यूनिटी रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। वह ये यूनिटी रियलम के मिडल पे है और यहाँ पे बहुत सारे मिशन करने में फेल भी हो गया है, तो अब नया ड्रैगन किंग मैं बनने वाला हूँ। वही फैल्कन सोच रहा होता है कि वेंजे एक बहुत ही बड़ा कमीना है और ये मुझसे ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है, इसको पक्का सेमी पोजीशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, मैं सबसे पहले इसी कमीने को मारूंगा। वेंजे फैल्कन से बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे आराम कर लीजिए, तब तक के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मिस हीन वेंजे से बोल रही होती कि आप यहाँ के इंचार्ज बनने वाले हैं। वेंजे बोल रहा होता है कि हाँ, मैं यहाँ का इंचार्ज बनने वाला हूँ, अब जल्दी ये सिटी मेरे अंडर में होगी। हीन बोल रही होती है कि काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। वेंजे सोच रहा होता है कि मुझे ड्रैगन किंग बनना है, इस पोजीशन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेला करूंगा जिसमें कोई भी टिक नहीं पाएगा और जल्दी यहाँ के साइड लड़के मेरी दीवानी बन जाएंगी। सीन चेंज होता है, हमें वेन फैमिली का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीन बैठे गेम खेल रही होती है। वहाँ पे वेन आते हुए सोचता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया, ये लड़की अब गेम की एडिक्ट बन चुकी है। फिर चीन वेन से बोलते कि आपको कुछ चाहिए क्या। वेन बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन कौन सा है। चीन बोलते कि आज है थर्सडे। वेन बोलते कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, आज तुम्हारा बर्थडे है। चेन सोच रही होती है कि मैं बहुत टाइम से किलर हूँ, इसी से मुझसे किसी को फर्क नहीं पड़ता और बर्थडे बनाने में तो मुझे काफी टाइम बीत चुका है। सच में मुझे ब्रूस के साथ में रहकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेन बोल रहा होता है कि तुम हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारा बर्थडे तो मनाएंगे ही। वैसे भी आज मुझे कोई काम नहीं था, तो चलो हम लोग चलते तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चीन बोल रही होती है कि आप मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। वेन बोल रहा होता है कि पहले हम तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदेंगे और उसके बाद में कुछ कपड़े खरीदेंगे। वेन सोच रहा होता है कि लड़की काफी सुंदर है, पर ये कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मुझे तो काफी अच्छे कपड़े दिलाने चाहिए जिससे इसको भी यहाँ पे रहने में काफी आराम हो जाए। चीन बोल रही होती है कि बहुत शुक्रिया मिस्टर वेन। चीन सोच रही होती है कि ये पहली बार है जबकि मुझे बोला कि मुझे सुंदर दिखना है, वरना मुझे आज सभी लोगों ने कहा है कि अच्छा किलर बनना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वो लोग पियानो के स्टोर पे आ गए होते हैं। वेन बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ से कोई लेना चाहिए। चीन बोल रही होती है कि आपको कैसे पता कि मुझे गिटार पसंद है। वेन सोच रहा होता है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रखी है। वेन सोच रहा होता है कि इसको म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है, इसके लिए गिटार ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ही वो लोग दुकान के अंदर एंटर करते, एक लड़की पूछ रही होती है कि आपको कैसा गिटार चाहिए। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे गिटार पड़े हुए हैं। वेन चीन से बोला तुम्हें कैसा गिटार चाहिए, तुम यहाँ पे जो भी चाहिए तुम वो ले सकती हो। चीन ने गिटार को चूज करते हुए बोलती है मुझे ये चाहिए। वेन सोच रहा होता है लड़की काफी सुंदर है, ये खुश होते हुए काफी अच्छी लगती है। वही चीन सोच रही होती है कि वेन का दिल काफी साफ है। दुकानदार बोल रही होती है कि गिटार काफी अच्छा है, इसको हम पूरी अपने हाथ से बनाते हैं और एक गिटार को बनने में 2 साल लगते हैं। वेन बोल रहा होता है इसकी प्राइस कितनी है। दुकानदार बोलती है कि इसकी प्राइस है 1,70,000 युआन। तभी वहाँ पे एक दूसरी कस्टमर भी आ जाती है जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी दुकान की वीआईपी कस्टमर हूँ, मैं सुना कि तुम्हारे पास में एक हाथ से बना हुआ गिटार है, मुझे वो गिटार चाहिए। दुकान लड़की बोल रही होती है कि मिर्जा मुझे माफ करिएगा, मैंने ऑलरेडी बेच दिया है। मिर्जा बोल रही होती है कि पैसे वापस कर दो, चाहे कुछ भी, मुझे गिटार चाहिए। दुकान लड़की बोल रही होती है कि मिर्जा मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारे रूल के खिलाफ है, हमने चीज ऑलरेडी बेच दी है। तभी मिर्जा आगे बढ़ते उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। मिर्जा बोल रही होती है कि मैं एक वीआईपी कस्टमर हूँ, मुझे तुम्हारे रूल की कोई परवाह नहीं है, मैंने कहा कि मुझे गिटार चाहिए तो चाहिए, अब मुझे कैसे भी करके बुला के दो। वो लड़की डरते हुए बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए। वेन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से जो ये औरत है किसी विलन की वाइफ है और आज यहाँ पे फैल्कन को ऑफेंड करने वाली थी, जो फैल्कन तो इस पे काफी चिढ़ जाता है और गुस्से में आगे इसको थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से विलन को काफी गुस्सा आता है और वो फैल्कन से फाइट करने के लिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे कुछ वैसा तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे फैल्कन नहीं है। तभी वहाँ पे स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस जाओ बोल रही होती है कि तुम्हारा एम्प्लॉय बिल्कुल ही बेकार है, इन लोगों को बिल्कुल भी काम करना नहीं आता, ये मुझे यहाँ पे रूल्स बता रही थी। जो मैनेजर था उस लड़की पे चिल्लाने लगता है। मैनेजर बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता भी तुम किसको रूल बता रही हो, जल्दी से इनसे माफी मांगो। वो लड़की बोल रही होती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे पहले 2 कस्टमर आ चुके हैं जिन्होंने वो गिटार खरीद लिया है। मिस जाओ मुझसे बोल रही है कि मैं उन बंदों से गिटार वापस ले लूं और इनको दे दूं, आखिर कैसे पॉसिबल है। मैनेजर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं बोल रहा हूँ ना मिर्जा से माफी मांगो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते जो वेन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेन बोल रहा होता है अगर तुमने इसको एक और बार माफी मांगने को कहा तो मैं तुम सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ पे जितनी भी स्टोर्स हैं वो गौतम सिटी में फिर से नहीं खुल पाएंगी। मैनेजर बोल रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो हमारे बॉस है काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। मिर्जा भी गुस्सा करते हुए बोल रही होती गरीब इंसान तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे खड़े हो, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए थी, आखिर तुम्हें एंटर किसने करने दे दिया।
यहाँ पे तुम्हारे साथ जो लड़की है तो कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए गिटार को छीनने लगती है। चीन बोल रही होती है कि ऐसा मत करो। तभी वेन आगे बढ़ते हुए मिर्जा को थप्पड़ मार देता है। मिर्जा बोल रही होती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। वेन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम यहाँ पे मिसबिहेव कर रही थी। साथ ही वेन सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे विलन्स हैं, इसका पति विलन है और मैं भी विलन हूँ, तो मुझे यहाँ पे विलन वाले काम तो करने ही चाहिए। वही चीन सोच रही होती है कि मिस्टर वेन काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े थे। तभी यहाँ पे दुकान का ओनर होता है, वो आ जाता है। ओनर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को मारने की, मैं उस बंदे को यहाँ पे गाड़ दूंगा। वेन सोच रहा होता है कि फाइनली यहाँ पे ओनर आ गया। वैसे इस बंदे की जो दुकान है वो गौतम सिटी के अंदर है, लेकिन ये यांजिंग से बिलोंग करता है। ये हान फैमिली का सेकंड ईयर मास्टर है और ये उन कुछ लोगों में से जिन्होंने फैल्कन की रियल फैमिली को मरवाया था। हम ऐसा ये बोल सकते हैं कि ये फैल्कन का दुश्मन है। ये जो बंदा ये बहुत ही बड़ा कमीना है, आगे चल के ये फैल्कन से हाथ मिला लेगा और अपनी खुद की फैमिली के खिलाफ एक वॉर छेड़ देगा। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है हान रैन। रैन अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है कि आगे बढ़ो और इस कमीने के पांव तोड़ दो, इसने मेरी वाइफ को हिट किया है। तभी जो अंकल जी होते हैं वो आगे बढ़ते हुए विन पर अटैक कर देते हैं। चीन सोच रही होती है कि यहाँ पे मिस्टर विन मार खा रहे हैं, आखिर मैं वो कैसे बचाऊं। लेकिन जब वो वेन को देखती तो वेन को कुछ भी नहीं हुआ होता। वेन बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले, तुम तो मुझे खरोच भी नहीं दे पाए। अंकल जो सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने इस बच्चे पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, इसे इसका पाँव टूट जाना चाहिए था, पर ये तो काफी ज्यादा आराम से खड़ा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं कोई मास्टर तो नहीं ना, लगता है ये बंदा बैटरी एलम पे है। रैन पूछ रहा होता है बैटरी एलम आखिर ये क्या होता है। रैन बोल रहा होता है क्या बैटरी एलम, इसका मतलब ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वजह से मिर्जा बोलते हैं कि बैटरी एलम आखिर ये क्या होता है। रैन मिर्जा को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपनी गंदी जुबान को बंद रखो। हान रैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर विन मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम है हान रैन, मैंने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी थी आपसे पंगा लेके। वेन बोलता अच्छा तुम हान फैमिली से हो, क्या तुमको ये फैमिली याद है। हान रैन सोच रहा होता है कि आखिर ये फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं, वो तो 20 साल पहले तबाह हो गई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैमिली के जो बंदे हैं वो जिंदा हैं और वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आने वाले हैं। वेन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वैसे भी तुम यहाँ पे जल्दी ही मरने वाले हो। मेरे जो बड़े भाई फैल्कन है वापस आ चुके हैं, वो तुमसे अपनी फैमिली का बदला जरूर लेंगे, वो यहाँ पे तुम सभी लोगों को मार डालेंगे, तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं बचने वाला। वेन की बात सुन के हान रैन काफी डर गया होता है। हान रैन बोल रहा होता है कि अंकल जो कुछ करो। अंकल जो सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, ये बंदा यंग मास्टर को नहीं जाने देगा। ये बोला कि यंग मास्टर को अपने हाथ तोड़ने पड़ेंगे। फिर जो अंकल जो होते हैं वो विन पे अटैक कर देते हैं। काफी देर अटैक करने के बाद तो कुछ नहीं होता। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि मिस्टर विन क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ब्रूस बोलता है कि अपने हाथ तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। ये सुन अंकल जो काफी शौक रह गए होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं विन का बॉडीगार्ड आ गया होता है। बॉडीगार्ड वेन से बोल रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे किसी ने यहाँ पे अटैक किया है। वेन बोल रहा होता है यहाँ पे जो कभी ना हान रैन है, ये मेरे लिए काफी दिक्कत खड़ी कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुकान के मालिक से बात करो और यहाँ के मैनेजर को बाहर निकलवा दो और हाँ इस लड़की को मैनेजर बना देना। अगर यहाँ का मालिक ये काम करने से मना करे तो इन लोगों की कंपनी को बर्बाद करवा दो। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। वेन सोच रहा होता है कि मेरे साथ जो फैल्कन है वो यांजिंग में होगा और वो वहाँ पे भी लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन मैंने इस बंदे को बता दिया कि वो यांजिंग में है तो वो सबके सामने एक्टिंग नहीं कर सकता, उसकी रियलिटी सामने आ चुकी है। और अगर यहाँ पे हान फैमिली मुझे अटैक करने के लिए आती है तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वेन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और दूसरी कि मैं खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। चीन सोच रही होती है कि वेन काफी समझदार है, वो यहाँ पे सारे काम काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। उस गिटार को खरीदने के बाद वो कपड़े की दुकान पे आते हैं और वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। कपड़े खरीदने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके बाद में कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं। इन सारी चीजों की वजह से चीन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, क्योंकि चीन का ये पहला बर्थडे था और ये उसका बेस्ट बर्थडे भी था। वेन चीन से बोल रहा होता है कि तुम्हें और भी कोई काम करना है। चीन बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैंने आज सारे काम कर लिए हैं, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। आगे वेन चीन को उसे घर पे लेके आ गया होता है। चीन बोल रही होती है मिस्टर विन मुझे आपसे कुछ कहना था। ब्रूस बोल रहा होता है क्या वो चीन। चीन बोल रही होती है कि आपका आज के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। वेन बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा बर्थडे था, तुम तो ये डिजर्व करती हो। ये बोलते हुए वेन वहां से चला जाता है। वही जो चीन होती है वो अपनी और वेन की फोटो देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। आगे वेन अपनी कार के अंदर आ गया होता है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपको रिवॉर्ड के तौर पे सोल स्ट्रिपिंग आइस मिलती है। वेन सोच रहा होता है कि मुझे माइंड कंट्रोल की स्किल मिली है, सच में ये तो काफी ज्यादा काम की स्किल है, आखिर मुझे इसका यूज करते हुए क्या करना चाहिए। वेन सोचता है कि हाँ मैं बाई से बात कर सकता हूँ, उसका यूज करते हुए मैं फैल्कन को फंसा सकता हूँ। आगे जो वेन होता है वो पुलिस स्टेशन में आ गया होता है। वेन बोल रहा होता है कि भाई तुम कैसी हो। बाई बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात करी है, अगर तुम उस चीज को प्रूव नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। वेन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सोच समझ के आया हूँ। बाई बोल रही होती है कि हाँ वो पता चल जाएगा। वेन सोच रहा होता है जल्दी मुझे इन चारों बंदों के पास में लेके चलो, मैं उन लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला हूँ और साइलेंट को सामने लेके आने वाला हूँ। आगे वेन पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया होता है। हम देते हुए दैट टीम के पास में आया होता है। वेन अपनी पावर का यूज करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम अपने काम से खुश हो। तभी वो चार समझ जाते हुए बोलता है कि नहीं,
फिर वेन अपनी पावर को यूज करते हुए बोलता है क्या तुम्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर से वो चारों बंदे बोलते हैं कि नहीं मिलते। वेन बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान काम है जिससे कि तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा काम करना है। वो चारों ही बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा काम करना है। वेन बोल रहा होता है कि तुम किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, मेरी विंग ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम यहाँ पे लोगों को बचाया करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाया करेंगे, हम सभी ऐसे काफी ज्यादा अच्छे बने और काफी सारा पैसा भी कमाएंगे। वेन की बातों से वो चारों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वेन उन लोगों से बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ तुम्हें क्या करना चाहिए। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग वेन ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे काफी ज्यादा मलाया काम करेंगे। वेन बोल रहा होता है कि ब्रेन वॉशिंग तो काम आ गई। वेन बोलता है सबसे पहले तुम अपनी गलती सुधारोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, उसके बाद में हम लोग वेन ग्रुप में चलेंगे। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ मिस्टर वेन आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे हम आपकी सारी बातों को मानने वाले हैं। वेन बोल रहा होता है कि सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता है। हम देते उन लोगों ने सब कुछ बता दिया होता है। थोड़ी देर बाद में वेन बोल रहा होता है कि इन लोगों के हिसाब से यहाँ पे ड्रैगन किंग का छोटा भाई आ रखा है जिसका की नाम है लू वेंजे और उसको भी गॉथम सिटी पे कब्जा करना है जिससे कि वो अगला ड्रैगन किंग बन सके। ब्रूस उनसे बोल रहा होता है कि तुमको फैल्कन के आसपास में रहना है और वो जो भी करे मुझे बताना है। वो सही बोला ठीक है मिस्टर वेन। आगे वेन पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया होता है। भाई बोल रही होती है कि मैं तुम्हें आज एक ट्रीट देने वाली हूँ, चलो हम लोग मेरी बाइक से चलेंगे। वेन बोल रहा होता है कि मेरे पास खुद की कार है। बाई बोल रही होती है कि हम लोग रोड साइड खाना खाएंगे, वहाँ पे इतनी महंगी कार लेके जाना सही नहीं रहेगा, वैसे ही मुझे वापस आके काम करना है, इसी वजह से हम लोग अपनी बाइक लेके चलेंगे। वेन जब गाड़ी में बैठा तो बाइक को पकड़ लेता है। बाई बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। वेन बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे बाइक पे बैठने की आदत नहीं है, अगर मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। बाई बोलते ठीक है वैसा मत करना। वेन भी बोल रहा होता ठीक है मैं नहीं करूंगा। वेन सोच रहा होता है कि बस थोड़ी गुस्से वाली है, उसके अलावा ये हर जगह से काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। वही हम जो पास में जो कार वाला बंदा होता है वो लोगों की वीडियो को शूट कर रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लू वेंजे को जो कि सिटी के सबसे बड़े गुंडों के साथ में बैठ के कार्ड खेल रहा होता है। लू वेंजे ने अगली टीम को 15 गेम्स हरा दिए होते हैं। जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो। वेंजे बोल रहा होता है कि मैं हाथ की सफाई में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, ये छोटे मोटे गेम्स मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है और अब तक मैं काफी ज्यादा बोर भी हो चुका हूँ। जब वो गेम खेल ही रहा होता है तभी उसके फोन में बाइक की वीडियो आ जाती है। लू वेंजे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये तो वो कमीना ब्रूस वेन है, आखिर ये कमीना बाइक साथ में क्या कर रहा है। कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है कि वेंजे जैसे गॉथम सिटी में आया था उसे बाइक काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसी वजह से उसको बाइक को ब्रूस कर देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जब बाई और ब्रूस खाना खा रहे होते तभी बाइक के फोन में मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है कि अंडरग्राउंड कसिनो में बहुत ही बड़े बड़े विलन्स आ रखे हैं, आप उनको पकड़ सकते हो। बाई खड़ी होते हुए बोल रही होती है कि बिल कितना हुआ। वेन बोल रहा होता है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना। बाई बोल रही होती है कसिनो में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, तुम यहाँ पे आराम से बैठे खाना खा लो, मैं जा रही हूँ कसिनो को चेक करने के लिए। वेन सोच रहा होता है कि अब मुझे याद आया असली कहानी में जब मैं और बाई डिनर कर रहे थे तब ऐसे ही एक मैसेज आया था जिसकी वजह से बाई अकेले ही कसिनो में चली गई थी चेक करने के लिए, पर शायद से वहाँ पे कुछ बहुत बुरा होगा। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या होने वाला है, पर वहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है वो ठीक नहीं है। वेन खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। वेन सोच रहा होता है ये काम भी कराने वाला फैल्कन ही है, हालांकि अब वो यहाँ पे नहीं है तो पक्का से इंचार्ज कोई और होगा। मुझे वहाँ पे बाइक के साथ में जाना है और देखना है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे भी करके मुझे बाइक को सेफ रखना है। बाई सोच रही होती है कि वेन मेरी काफी ज्यादा केयर करता है। फिर भाई बोलते चलो ठीक है हम लोग साथ में चलते हैं। सीन चल होता है, कसिनो का सीन दिखाया जाता है। एंटर करते हुए बाई बोल रही होती है कि हमें कपल की तरह दिखना होगा जिससे कि हम लोगों पे किसी को भी शक नहीं होगा। वेन बोलता है कि अगर बाप बेटी के रोल के तो कैसे लगेंगे। बाई बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो। वही हम देखते हैं वेंजे को जो कि अपने कैमरे के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। वेंजे सोच रहा होता है कि मछली चारा पकड़ने के लिए आ गई है, अब कुछ देर में लोग उस ब्रूस पर अटैक करके उसे मार देंगे और मैं जाके बाइक को बचा लूंगा। अंदर ब्रूस और बाई काफी देर तक घूमते हैं। बाई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया होता है। फिर बाई ब्रूस से बोलते हैं मेरा काम हो गया है, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा अजीब चल रहा है, यहाँ पे कुछ बंदों को हम लोग पे अटैक कर देना चाहिए था, आखिर वो लोग कहाँ पर है। तो अभी वहाँ पे बहुत सारे बंदे अपने हाथ में हथियार लेके आ जाते हैं। ब्रूस बाई को भगाते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी भागो वरना ये हमें टांगे तोड़ देंगे। हम देते हुए भागते भागते वॉशरूम में आ गए होते हैं। वेन बाई से बोल रहा होता है किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, तब तक के लिए मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तभी एक टकला बंदा आगे बढ़ते हुए वेन को स्टैब कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चाकू टूट गया होता है। ये देख के वो टकला बंदा काफी शॉक रह जाता है। वेन बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ये बोलते वेन उस टकले बंदे को पंच मार देता है। बाई वेन से बोल रही होती है कि हमारी हेल्प करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आते ही होंगे। वेन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो गैंगस्टर्स का बॉस होता है वो बोल रहा होता है जाके लड़की को पकड़ लो, बाकी बंदे सड़के पर अटैक करो, हमें कैसे भी इस बंदे को मारना है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वेन ने बहुत सारे लोगों को पीट दिया होता है। वेन बोल रहा होता है कि अब से कसिनो तुम्हारा नहीं है, अब से इस कसिनो का नाम होगा वेन कसिनो। साथ ही वेन सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इन सभी लोगों को डर के भागते हुए देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वही सारे बंदे भागते हुए बोल रहे होते हैं कि जल्दी भागो, ये बंदा बिल्कुल ही पागल है, हमें मार डालेगा।
वेन बोल रहा होता है कि भाग क्यों रहे हो, आओ मुझसे फाइट करो। तभी बाई वेन को रोकते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी से खून आ रहा है, तुम्हें आगे फाइट नहीं करनी चाहिए। साथ ही भाई सोच रही होती है कि वेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, इसी वजह से इसको चोट लग गई, यहाँ पे सारी गलती ही मेरी है। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि इस टाइम में बाई को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। बाई का मानना था कि वो यहाँ पे वेन को लेके आ गई, इसी से यहाँ पे वेन को चोट लग गई। बाई वेन की बॉडी को चेक करते हुए बोल रही होती तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, उन लोगों ने तुम्हें बहुत सारे अटैक किए हैं, एक बंदे ने तुम्हें स्टैब भी किया था। वेन बोल रहा होता नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी भाई वेन से बोलते तुम्हारे पाँव पे चोट नहीं लगी ना, ये बोलते वो उसकी पैंट को खोलने लगती है। वेन भाई से बोल रहा होता है कि ऐसा मत करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने स्पॉट को सर्वाइव कर लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है जो कि है वर्ड्स एंड फीस्ट, इसको आप 5 बार यूज कर सकते हैं। वेन बोल रहा होता है सिस्टम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वेन सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत कुछ अजीब चल रहा है, जो यहाँ पे पूरी कहानी थी वो उल्टी हो चुकी है, और जो मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा अजीब है। ऐसा लग रहा है कि ये रिवॉर्ड मुझे मरवाने के लिए मिल रहे हैं। अगर जो मुझे मार्शल आर्ट मिली थी मैं इसको सही से यूज नहीं किया होता तभी तक मैं मारा गया होता। सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही हम देते लूप वेंजे को जिसने पूरी फाइट देख ली होती है। वेंजे बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने यहाँ पे 30 से ज्यादा बंदों को भेजा था पर वो सभी मार खा के वापस आ रहे हैं, लगता है मुझे यहाँ पे खुद कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वेंजे खुद के अपीयरेंस को चेंज कर लेता है। वेंजे सोच रहा होता है कि मुझे वेन को तो मारना है लेकिन मैं रियल आइडेंटिटी सामने लेके नहीं आ सकता। यहाँ पे वेन की मरने की वजह से सभी लोग बाइक को अरेस्ट कर लेंगे और तब मैं एक हीरो तक जाके बाइक को बचा लूंगा। हम देते वेन को एक बंदे ने अटैक किया होता है जिससे कि वेन को कुछ भी नहीं हुआ होता। वेंजे सोच रहा होता है कि शायद से ये फूडो कंफू है, ये तो मुझे भी आती है, चलो फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वेन से आगे बढ़ते हुए वेन को किक मार देता है। वेन सोच रहा होता है ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लगता है जो मैं फूडो कंफू है उसको संभाल नहीं पाएगा। वेंजे बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो, तुमने आखिर फूडो कंफू को मास्टर कैसे कर लिया। वेन सोच रहा होता है कि इस बंदे ने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया है, ये और कोई नहीं वेंजे है, और हमने श्योर हो चुका कि यहाँ से फैल्कन जा चुका है और इसके हाथों में कमांड आ गई है। वेंजे हंसते हुए बोल रहा होता है कि आज तो मरने वाले हो। वेन सोच रहा होता है कि फूडो कंफू विद्या काम की नहीं रही, मुझे भी सिस्टम ने वूजी कंफू दिया है जो कि मैं 5 बार तक यूज कर सकता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर टेक्निक कितना पावरफुल है, पर मुझे लगता है कि इस टेक्निक को यूज करना बिल्कुल सही रहेगा। सच में मुझे अभी काफी ज्यादा बेकार फील हो रहा है, ये पहली बार हुआ है जब मैं कहीं फंस चुका हूँ और मेरे पास में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। फिर जो वेन होता है वहाँ पे खड़े खड़े मौत के बारे में सोचने लगता है। वेंजे बोल रहा होता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपनी मौत के बारे में सोच रहे हो। तभी वेंजे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नहीं मरने वाला। फिर वेंजे एक पंच मार देता है। वेन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला। वेंजे सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, शायद से बिगनर रियलम की पीक पर है, पर इसका यूज करते हुए मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलते वेंजे भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वेंजे सोच रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किए हैं, अब ज्यादा देर अपने फूडो कंफू को यूज नहीं कर सकता, शायद सिर्फ 1 मिनट के अंदर सब फूडो कंफू बंद हो जाएगा। फिर वेंजे फिर से वेन के ऊपर अटैक कर देता है। वेन पीछे करते हुए सोच रहा होता है मुझे काफी जोर की लगी, कहीं मैं यहाँ पे मरने वाला तो नहीं हूँ ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। वेन को फिर से खड़ा होते हुए देख के वेंजे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेंजे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि लूजर तुम जिंदा कैसे हो। ब्रूस बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए ब्रूस वेंजे को पंच मार देता है। वेंजे उठते हुए बोल रहा होता है कचरे को पंच मारना भी आता है। तभी जो वेंजे होता है वो खून खांसने लगता है। वेंजे सोच रहा होता है कि आखिर कौन सी टेक्निक है जो कि इतना टेरिफाइंग है। वेन बोल रहा होता है कि इस पंच को मैंने 30 साल तक रिफाइन किया है, जिसको भी ये पंच पड़ जाता है वो उठ नहीं पाता। जितने ही बंदे वहाँ पे होते हैं वो काफी डर गए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने बॉस का काफी ज्यादा खराब कर दिया है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं यहाँ पे जितने बंदे फाइट करूंगा कार में भर लो। फिर बाई और वेन एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। बाई बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। वही जब वेन बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ तो चक्कर आने लगते हैं और वो बाइक के ऊपर गिर जाता है। वेन सोच रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वेन से बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं अपनी बॉडी को हील करके वहां से निकल पाया, मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा गैम्बलिंग करी थी, मुझे लोग पक्का से पकड़ लेते, पर चलो मेरी आइडेंटिटी किसी के भी सामने नहीं आई है। बाई बोल रही होती है कि मैं वेन को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम यहाँ पे सभी लोग को पकड़ लो, और हाँ अगर तुम्हें वेंजे नाम का बंदा मिले तो सही से चेक करना, उस बंदे में काफी ज्यादा झोल है। ये बात सुनकर वेंजे काफी ज्यादा शौक रह गया होता है। सीन चलता में पुलिस स्टेशन में सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि वेंजे एक बहुत ही बड़ा सस्पेक्ट था, इसी वजह से उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और पूरी रात को टॉर्चर किया गया, जिससे कि ये बात पता चली कि उसने मास गैम्बलिंग करी है, उसने यहाँ पे बहुत सारे पैसे को इधर उधर किया है। फिर पुलिस वालों ने वेंजे को लॉकअप में डाल दिया। जैसे ही वेंजे लॉकअप के अंदर गया तो 4 मिलने वाले चेहरे मिले जो कि थी डेड टीम। वेंजे को अपनी डेड टीम में काफी ज्यादा विश्वास था क्योंकि उसने अपनी डेड टीम को ट्रेन किया था। इसी वजह से वेंजे उन सभी लोगों को अपना नेक्स्ट प्लान बता देता है, जो कि डेड टीम काफी ज्यादा खुशी खुशी सुन रही होती है। प्लान सुनते वक्त उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता, पर उन सभी की आंखें बता रही थी कि यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा अजीब चल रहा है। ऐसा इसी वजह से क्योंकि उनको ब्रूस वेन ने ब्रेन वॉश कर दिया था
और अब वो लोग कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे। अब उन लोगों के लिए ब्रूस वेन ही सब कुछ है। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बाई से बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका बॉयफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, वो थकान की वजह से बेहोश हो गए थे, जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। बाई बोल रही होती कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर सोच रहा होता है कि आजकल के जमाने में झूठ कौन बोलता है, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है। डॉक्टर बोल रहा होता ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, वैसे भी आपको मुझसे सच नहीं बोलना। बाई बोल रही होती है मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर बाई वेन के कमरे के अंदर आ गई होती है। बाई सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने वेन को काफी ज्यादा मार खाते हुए देखा था, उन लोगों ने इस पर चाकू से भी अटैक किया था, आखिर इसकी बॉडी पर कोई इंजरीज क्यों नहीं है, मुझे यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर वेन ठीक तो है ना। ये बोलते हुए वेन की शर्ट को खोल देती है। वेन की बॉडी को देखते हुए भाई सोच रही होती है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके यहाँ पे 10 एप पैक्स है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। अब मुझे इसकी लोअर बॉडी भी चेक करनी होगी। जैसे ही वो ये करने वाली होती है तभी वेन उठ के बैठ जाता है। वेन सोच रहा होता है कि अच्छा भाई ये बाई है, मुझे लगा मुझे कोई अटैक कर रहा है, वैसे बाई मेरे साथ में करने क्या वाली थी। वेन बाई से बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। बाई बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर रही थी कि कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना। वेन सोच रहा होता है कि ये ऐसा 2 बार कर चुकी है, लगता है मुझे खुद को बचा के रखना पड़ेगा वरना मेरी इज्जत पे खतरा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं उठा होता तो ये पक्का से मैं एडवांटेज उठा लेती। फिर वेन वहां पे शर्माते हुए हिलने लगता है। बाई बोल रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ। वेन बोल रहा होता है मैं टॉयलेट जाना है। बाई बोलती तो प्रॉब्लम क्या है, जाओ ना। साथ ही बाई सोच रही होती है लगता है ये उठ नहीं पा रहा, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर बाई वेन को टॉयलेट के पास में लेके आ गई होती है। वेन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, इसके रहते मैं टॉयलेट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मायरा भी आ गई होती है। जैसे ही मायरा को पता चला कि वेन को चोट लगी है वो यहाँ पे जल्दी से आ गई। मायरा कमरे में एंटर करते हुए बोल रही होती है कि वेन का तुम ठीक हो। तभी वो देखती है बाई को जिसने कि वेन को उठा रखा होता है। मायरा सोच रही होती है कि ये लोग अभी वॉशरूम से बाहर निकले, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे। बाई बोलते कि मिस्टर वेन काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं, इसी से प्लीज आप आ जाए इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। मायरा बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। मायरा सोच रही होती है कि ब्रूस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो यहाँ पे ठीक से चल भी नहीं पा रहा, लेकिन ये लोग अभी टॉयलेट से बाहर निकले हैं, आखिर लोग अंदर कर क्या रहे थे। मैंने यहाँ पे लेटर काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, मुझे यहाँ पे पहले आना चाहिए था। वेन सोच रहा होता है कि मायरा यहाँ पे जेलस हो रही है, ये देखे मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मायरा पहले से काफी ज्यादा बदलती जा रही है। मायरा भी सोच रही होती है कि हाँ ब्रूस सही कह रहा है, पहले मुझे ब्रूस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा करता था पर अब मुझे ब्रूस काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। बाई बोल रही होती है कि आपने यहाँ पे बातें करी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, वैसे भी रात में मैंने काफी ज्यादा काम किया है। ब्रूस मायरा से बोल रहा होता मुझे पानी पीना है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो। मायरा वेन से बोल रही होती है कि तुम अपने हाथों सही से मूव नहीं कर पा रहे, तुम्हें मैं अपने हाथों से पानी पिला देती हूँ। ब्रूस सोच रहा होता है कि मैं इसे मना भी नहीं कर सकता और मैं ज्यादा पानी भी नहीं पी सकता क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बाई ने हेल्प कर दी थी, अगर मुझे बार बार सुसु आएगी तो मेरी हेल्प कौन करेगा, मैं मायरा से कैसे बोलूंगा मेरी हेल्प करने के लिए। मायरा सोच रही होती है कि वेन की वजह से मुझे एक चीज समझ में आ गई, बाई यहाँ पे वेन की हेल्प कर रही थी, मैं यहाँ पे फालतू में बहुत कुछ सोचने लगी थी। फिर मायरा वेन से पूछ रही होती है कि तुम्हारे साथ में ये सब हुआ कैसे। वेन बोल रहा होता है कि मैं बाई के साथ में डिनर कर रहा था, तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। फिर हम लोग कसिनो में चल गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसके बाद हम लोगों पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। मायरा को सारी बातें बताने के बाद में वेन सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। वेन मायरा से इसी वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसकी जितनी भी यादें थी वो काफी ज्यादा घटिया थी, वो हमेशा ही मायरा के पीछे घूमता रहता था और मायरा ने आज तक कभी वेन से 3 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करी थी। वही जो मायरा होती है वो भी कुछ नहीं कह पा रही होती। मायरा बोलती है तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर वेन वहाँ पे सो जाता है। मायरा सोच रही होती है कि मैं लास्ट कुछ ईयर में बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन अब मैं वो सब नहीं करने वाली, मैं हमेशा ही वेन के साथ में रहना चाहती हूँ और इसकी दिल की बातों को सुनना चाहती हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सिस्टम वेन को बताता है कि हमने अपग्रेड कर लिया है क्योंकि जो पूरी कहानी थी वो कोलैप्स कर गई है, यहाँ पे अब कुछ भी कहानी के हिसाब से नहीं हो रहा और हमारे होस्ट का मेन टारगेट है सर्वाइव करना। आपके सर्वाइव करने में जो भी चीज की हेल्प पड़ेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। वेन बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर रिकवर करने के बाद वेन अपने घर चला जाता है। जैसे ही वेन अपने घर में पहुंचता है लिंगहान उसे कमरे में उसका वेट कर रही होती है। वेन को देखते हुए लिंगहान बोल रही होती है कि मिस्टर वेन आप वापस आ गए। वेन लिंगहान से बोलता है कि तुम सोने क्यों नहीं गई, अभी तो काफी ज्यादा रात हो गई है, कहीं तो मेरे कमरे में तो नहीं सोने वाली ना। लिंगहान बोल रही होती है कि मेरे पास दिन में बहुत सारे काम थे, इसी वजह से इस टाइम आपके कपड़े ठीक कर रही थी और कपड़े ठीक करते थे काफी ज्यादा देर हो गई। लिंगहान यहाँ पे इसी वजह से होती है कि उसको वेन काफी टेंशन हो रही होती है, इसी वजह से यहाँ पे वेन का वेट कर रही थी। वेन बोल रहा होता तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी है तो तुम्हें यहाँ पे पक्का से एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, कैसा रहेगा कि हम लोग कल तुम्हारे लिए कॉस्ट फोटो करवाएं। लिंगहान बोल रही होती है कि नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। वेन बोल रहा होता तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, अगर तुम्हें सारे काम अभी नहीं करवाओगे तो कब करवाओगी। वेन सोच रहा होता है कि मुझे इसे बुली करने में काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये काफी अच्छी लड़की की तरह बिहेव करती है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसकी फैमिली को लेकर कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होंगे और इसे बताना पड़ेगा कि फैल्कन बुरा है, उसके बाद मैं इसको फ्री कर सकता हूँ। लिंगहान सोच रही होती है कि मिस्टर वेन मेरे बारे में सोच रहे हैं
वो मेरे बारे में काफी ज्यादा केयर करते हैं। वेन की मन की बातों को सुनकर लिंगा का जो अफेक्शन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। सीन जो में वैंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा अपने ब्रूस की फोटो देख रही होती है। सारा की जो असिस्टेंट होती है वो बोल रही होती है कि आप और मिस्टर विन काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एक साथ में, ऐसा लड़की भगवान ने जोड़ी खुद बनाई है। सारा खुश होते हुए बोलते तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी सैलरी को मैं 10,000 युआन से इंक्रीज कर रही हूँ। असिस्टेंट बोल रही होती है कि मैंने जो भी बोला बिल्कुल सच बोला है, तो मैं रिवॉर्ड तो डिजर्व करती ही हूँ। सारा बोल रही होती है ठीक है मैं तो सैलरी को 20,000 से इंक्रीज करती हूँ। असिस्टेंट सारा से बोल रही होती है कि हमें पर्ल ग्रुप से एक इन्विटेशन आया था जहाँ पे किसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है, क्या आप इस चीज के बारे में मिस्टर ब्रूस वेन को बताना चाहेंगी? फिर सारा वेन को पर्ल ग्रुप के बारे में बता देती है। वेन सोचा होता है कि पर्ल ग्रुप मुझे याद है, वहाँ पे उन लोगों ने सारा को बिजनेस डिस्कस करने के लिए बुलाया था, पर वो लोग वहाँ पे सारा को ड्रग कर देंगे। सारा के वहाँ पे दिक्कत में फंसने के बाद में फैल्कन उसे बचाने के लिए आएगा और वो वहाँ पे विलन को मार डालेगा। इससे वो सभी के सामने हीरो ही बन जाएगा और फिर वो सारा को डिटॉक्सिफाई भी कर देगा। सिस्टम वेन से बोल रहा होता है कि जो ये प्लॉट था वो चेंज हो चुका है। वेन सोच रहा होता है मुझे पता है अब यहाँ पे फैल्कन नहीं आने वाला, उसका छोटा भाई आएगा जो कि है वेन्जे। वेन ने काफी देर तक सोचने के बाद में डेथ टीम को एक मैसेज कर दिया। जब वेन एयरपोर्ट तक पहुंचा तब सारा ऑलरेडी निकल चुकी थी। हम देखते हैं पे सारा के पास में एक बुढ़ा सा आदमी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरा नाम है लियू और मैं जीओ ग्रुप का बॉस हूँ। सारा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारा एज देखो बुढ़े, आखिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? लगता है यहाँ पे एक बुढ़ी गाय को जवान घास खानी है, मैं बोल रही हूँ अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर सारा की नजर जाती है वेन पे। वेन को देखते हुए सारा बोल रही होती है कि हस्बैंड तुम कैसे हो? सीन चलता में पर्ल ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। पर्ल ग्रुप की जो बॉस होती है वो वेन से बोल रही होती है कि मेरे कंधे में काफी ज्यादा दर्द है, मैंने सुना कि तुम्हारी मेडिकल स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मेरे कंधे दबा सकते हो? वेन से बोल रहा था ठीक है मैं एक काम कर दूंगा, वैसे आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। वो बॉस बोल रही होती है कि वैसे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा बताया मैंने सारा काम कर दिया है। तभी को गेट पे नॉक करते हुए बोलता है कि मिस ली हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। वेन को देखते हुए मिस ली सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, ये तो फैल्कन और वेन से भी काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस बंदे का दिल जीतना होगा, मैं ज़ूफे इस बंदे को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ली ज़ूफे आगे बढ़ते हुए सारा से हाथ मिलाती है। वो सारा से बोल रही होती है कि आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पे यहाँ पे आ गई, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे आपके साथ में हैंडसम बॉय कौन है? वह जो वेन था वो ज़ूफे को काफी गुस्से में देख रहा होता है। सारा बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है ब्रूस वेन, जो कि वेन ग्रुप का इंचार्ज भी है, ये हमारी फैमिली बिजनेस की 45% शेयर्स का ओनर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरे चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। सारा सोच रही होती है कि ये बंदी मुझे देख के अमीर नहीं लग रही, इसकी जो कंपनी वो पक्का से प्रॉब्लम में होगी। ज़ूफे बोल रही होती है कि अच्छा ये ब्रूस वेन है, वेन फैमिली के एल्डेस्ट और इकलौते सन, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, सभी लोग कहते हैं कि बहुत हैंडसम है और सच आज मुझे उस बात पे बिलीव हो गया। वेन बोल रहा होता है कि मिस ली मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे अपने हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मैं भी टॉयलेट गया था, मैंने अपने हाथ नहीं धोए, तो आप ये बात समझ सकती है ना? ज़ूफे बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले अपने हाथ धो लीजिएगा फिर हम लोग हाथ मिला लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे खाने का इंतजाम किया है, आप लोग आके खाना खा लीजिए। जो ज़ूफे होती है वो इस काम को करने में काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि वेंजे के प्लान के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ सारा आने वाली थी और इन लोगों ने सारा के लिए वाइन प्रिपेयर करी थी जिसके अंदर ड्रग्स है। थोड़ी सी भी वाइन पीने के बाद मेरे पे दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में सारा बनेगी वेंजे का शिकार और वेन के यहाँ पे आने की वजह से वो ज़ूफे का शिकार बन चुका है। वेंजे सोच रहा होता है कि ब्रूस वेन यहाँ पे भी आ गया, मुझे यहाँ पे चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा वरना मैं यहाँ फंस भी सकता हूँ। फिर वेंजे किसी को मैसेज करते हुए बोलता है कि सब चीजें रेडी कर लो क्योंकि जल्दी वहाँ पे सारा आने वाली है, पर हाँ मेरी एक बात को याद रखना, सारा के बेहोश होने के बाद में कोई इस पे उंगली भी नहीं डालेगा, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। डेड टीम के बंदे बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमें तो बस हमें फोटोज खींचनी है। वेंजे सोच रहा होता है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, मैं सारा की कुछ फोटोज निकलवा लूंगा जिसकी वजह से उसको मेरे अंडर में आना ही पड़ेगा। वहीं जो डेड टीम के बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वेंजे एक बहुत ही बड़ा कमीना है, हमले पे मिस्टर वेन का साथ दे रहे हैं, हम लोग वेंजे के प्लान को हिट नहीं होने दे सकते। फिर वो चारों आपस में एक प्लान बनाने लगते हैं। वेन के फोन के ऊपर डेड टीम का मैसेज आया होता है। वेन सोच रहा होता है कि ये कमीना मुझे ड्रग करना चाहता था, मेरे ही साथ मुझे भी साथ में वही करना चाहिए जो कि मेरे साथ में करना चाहता था। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं सारा को इन सब चीजों से बचा लिया है। ज़ूफे बोल रही होती है कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हमारे पास में आए हैं, इसी वजह से हम लोग को पहले एक पार्टी कर लेनी चाहिए, काम की बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। ज़ूफे सोच रही होती है कि लड़का काफी ज्यादा सुंदर है, कैसे भी करके मुझे इसको अपना बनाना है। सारा बोल रही होती है कि मिस ज़ूफे मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। ज़ूफे बोल रही होती है कि मुझसे मजाक मत करिए, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे जितने बंदे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ड्रिंक तो करते ही हैं, चलिए आपको ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से सारा काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है। सारा बोल रही होती है कि आपको हमसे पार्टनर के तौर पे काम करना है और जब पार्टनरशिप का काम होता है काफी रिस्पेक्टफुल होता है। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे को अल्कोहल से एलर्जी है और मैंने आपको ये बात बता भी दी है, फिर भी आप मुझे फोर्स करिए ड्रिंक करने के लिए, बिल्कुल सही बात नहीं है। जो ज़ूफे होती है वो काफी डर गई होती है। ज़ूफे बोल रही होती है कि मिस सारा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। ज़ूफे बोल रही होती है कि मिस्टर वेन हमें एक ड्रिंक करनी चाहिए। ज़ूफे सोच रही होती है कि सारा के यहाँ से जाने से मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला, अगर वो ड्रिंक नहीं पीगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस इस वेन से मतलब है।
वेन बोल रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, मुझे भी अल्कोहल से एलर्जी है। वेन सोच रहा होता है कि मुझे फालतू लोगों से एलर्जी है, इसी वजह से मुझसे बात मत करो। जूफई सोच रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा पूरा प्लान फ्लॉप होता जा रहा है। वही हम देते हैं वेंजे को, जो कि अपने कमरे में बैठ के वेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे जल्दी ही गुड न्यूज आएगी। चाइना में आने के बाद से वेंजे लगातार काम किए जा रहा है और अभी तक वो बिल्कुल ही मजे नहीं कर पाया, पर ये सोचे कि आज तो काफी ज्यादा मजे आने वाले, वो काफी ज्यादा खुश है। तभी हम देखते जो वेंजे होता है उसको चक्कर आने लगते हैं। वेंजे अपनी ग्लास को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या किसी ने मेरी ग्लास में मेडिसिन मिला दी थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो रहा हूँ। तभी उस कमरे के अंदर जूफई एंटर करती है। कमरे के बंद होने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से बाहर बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। जितने भी बंदे बाहर आए होते हैं वो सभी लोग कह रहे होते हैं ये एक होटल है और तुम लोग काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अंदर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है। डेड टीम के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ब्रूस वेन को फंसाना था ना, अब तुम्हें उस मोटी सुअर ने पकड़ लिया है, अब तुम्हें वो नहीं छोड़ने वाली। दूसरा डेड टीम का बंदा बोल रहा होता है कि हम लू वेंजे को क्या कहेंगे। दूसरा बंदा बोलता है टेंशन मत लो, हम लोग वेंजे को बोल देंगे कि ये काम हमने नहीं किया है, ये काम उस मोटी औरत ने खुद से किया है। वेंजे पक्का से इस बात पर विश्वास कर लेगा। सभी लोग हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वेंजे इस बात पर विश्वास कर ही लेगा। वही हम देते वेन को, जो कि वहां से निकल गया होता है। वेन सोच रहा होता है कि दैट टीम ने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया, उन लोगों ने मुझे बचा लिया, आज वो कभी ना वेंजे तो नहीं बचने वाला। काश मैं यहाँ पे रहकर इसके हाल को देख पाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो यहाँ से निकल जाता हूँ। ये बोलते ब्रूस वहाँ से निकल जाता है। वही हम देते ये एक 7 स्टार होटल होता है और यहाँ के कमरे में से ऐसी आवाजें आने की वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि सभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये कमरा जूफई के नाम से रजिस्टर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे वो मोटी जूफई है। लेकिन आखिर उसके साथ में कौन है, देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहाँ पे एक लड़की भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जो कि अपने फैंस को बोल रही होती है मुझे यहाँ पे सुपर चैट भेजो, मैं यहाँ पे 3 घंटे से ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, जल्दी आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर ये हल्ला मचाने वाला कौन है। वही हम अंदर देखते हैं वेंजे को, जो कि होश में आ गया होता है। वेंजे सोच रहा होता है कि बाहर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, यहाँ से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं गलती से भी सब लोगों के सामने आ गया तो मैं यहाँ पे रहते हुए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है खिड़की से कूदना, लेकिन मेरे हिसाब से ये 40वां माला है, यहाँ से भले कितना ही पावरफुल बंदा कूद जाए वो मरेगा ही। जो ब्रॉडकास्ट वाले बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं सर गेट खोलिए, हमें आपकी शक्ल देखनी है। उन लोगों की आवाज सुनते वेंजे वहां से कूद जाता है। वेंजे काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और उसने वो तो काफी अच्छी तरीके से ट्रेन भी किया है, इसी वजह से वो 40वें माले से 20वें माले में कूद जाता है और सिर्फ 20 नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन उसके पाँव की हड्डी टूट गई होती है और वो भी काफी ज्यादा दर्द में होता है। जैसे ही वहाँ वो अंदर एंटर करता है उसे डेड टीम के बंदे मारने लगते हैं। डेड टीम के बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्रूस वेन तुम ऐसे नहीं भाग सकते, फिर वो उस पर बहुत टूट पड़ते हैं। वेंजे उन लोगों से बोल रहा होता है कि बेवकूफ ये मैं हूँ। डेड टीम के बंदे डरते हुए बोलते हैं बॉस हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा कि ये ब्रूस वेन है जो कि छत से कूद के भागने का ट्राई कर रहा है। वेंजे बोल रहा होता है कि तुम लोगों की किसी में कोई भी गलती नहीं है, उस मोटी सोने ने मुझे धोखा दे दिया और इसी वजह से यहाँ पे सब कुछ हुआ है, तुम लोग तो यहाँ पे काफी लॉयल थे। वेंजे सोच रहा होता है कि ये लोग वही करे जो कि मैंने कहा था, इन लोगों को पनिश करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम मेरे प्लान में हुई है। वेंजे बोल रहा होता है कि अभी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं वापस घर पे जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे होटल में ही रहना और मौके में तो ब्रूस वेन को पॉइजन करके मार डालना। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे बता देना। वेंजे सोच रहा होता है कि ब्रूस मेरा वेट करो, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। जैसे ही वेंजे बाहर निकलता है तो 2 बंदे मिलते हैं जिनको कि सारा ने भेजा होता है वेंजे को पिटवाने के लिए। फिर हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाया नहीं जाता, बस वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो का जो आखिरी पार्ट होने वाला है वो अगला एपिसोड होगा, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।